नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं नक्षत्र का। बट नक्षत्र के बारे में बेसिक क्या होता है, नक्षत्र के फंडामेंटल क्या है ना। और नक्षत्र को जीवन भर अब आप भूलोगे नहीं। जैसे प्लेनेट आपको याद है ना, मंगल मने, जैसे ही आपको मंगल ध्यान में आता है तो आपको क्या, वर्दी वाला है ना, भगवान जी वर्दी वाले, हर जगह वर्दी वाले मिलते हैं आपको। बृहस्पति ध्यान में आता है, सूर्य ध्यान में आता है तो फादर, तो आपको याद हो गया। तो आज आपको बहुत सारी नक्षत्रों की पौराणिक स्टोरीज जो होती हैं, कैसे बने, कैसे कनेक्ट हुए, उनके क्या क्या मेन महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसको लॉजिकली अप्लाई कैसे करना है वो बात का काम है। वो आपको पता है प्रिडिक्टिव में कैसे अप्लाई करना है, या फिर जब कुंडली देखेंगे तब देखेंगे। तो अब बात करते हैं नक्षत्रों की, और वन बाय वन जितने भी नक्षत्र ले सकते हैं हम 3-4 क्लासेस के अंदर इसको कवर करेंगे। सत्ताईस नक्षत्रों के गुण धर्म और उनके सिद्धांत, और बहुत सारे के ओरिजिन भी हमें पता है कहां कहां से जनरेट होते हैं, कहां कहां से चीजें निकलती हैं। नक्षत्र संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ना हिलने वाला। माने जहां पर है वहां पर ये फिक्स रहेगा, ये हिलेगा नहीं। और अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें ना, तो इसका एक शब्द ये भी बनता है नक्शा। अब नक्शा कैसे होता है, हमें यहां से सपोज जयपुर जाना है, तो हमें जयपुर की दूरी नापने के लिए ना वो माइलस्टोन लगे होते हैं बीच बीच में ना, कि इतने किलोमीटर रह गया, इतने किलोमीटर रह गया, इतने किलोमीटर रह गया। और वो जो माइलस्टोन है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, और सबके लिए वो कॉमन है। सबके लिए कॉमन मतलब कि अगर मैं जयपुर जा रहा हूं, बीच में अगर रास्ता आया वहां पर 240 किलोमीटर लिखा है, तो सबको 240 किलोमीटर ही पड़ने वाला, यानी कि माइलस्टोन हो गया। तो आकाश के अंदर अब हमारे को जो गतियां नापनी है या जगह नापनी की, ये कितनी दूरी पे, ये कितनी दूरी पे है, तो उन सबको नापने के लिए नक्षत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। माने दूरी को नापने के लिए, जैसे किलोमीटर हो गया समझने के लिए। तो प्रिडिक्टिव में याद होगा हमने क्या वर्ड दिया था, रोड मैप, यानी कि प्लैनेट, फिर उसका नक्षत्र, फिर उपनक्षत्र। तो प्लैनेट जो होता है वो संभावना क्रिएट करता है, तो नक्षत्र रोड मैप होता है। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, उसकी दूरी और मेजरमेंट को नापने के लिए नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये मूवेबल नहीं होते हैं, ग्रह जो आते हैं वो मूवेबल होते हैं, और वो पर्टिकुलर किसी न किसी नक्षत्रास के अंदर आ जाते हैं, किसी न किसी राशि के अंदर आ जाते हैं। आकाश मंडल में, सोलर सिस्टम में बहुत सारे तारों का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां या सिंबल क्रिएट करता है। जैसे कोई लगेगा हाथी है, कोई लगेगा घोड़ा है, कोई लगेगा चूहा है, माने एक आकृति नजर आती है, उसको रिजेंबल करते हैं हम अपनी ह्यूमन लाइफ से, जीव जंतुओं की लाइफ से, कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे राशियों में मेष राशि मेढ़ा इंडिकेट होता है ना, वृषभ बैल इंडिकेट होता है। तो ये जो आकृतियां मिलती हैं और जो इनका समूह मिलता है, इनका जो ग्रुप मिलता है, इस ग्रुप को नक्षत्र बोला जाता है। माने ये हमारा नक्षत्र का पार्ट है। और हर नक्षत्र की दूरी, जैसे एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से, एक स्टार दूसरे स्टार से, वो मेजरमेंट इक्वल है। तो आकाश में अगर हमारे को जलना है तो हमारे को जो किलोमीटर रीडिंग करनी पड़ेगी वो नक्षत्र के बेस पे करनी पड़ेगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि वहां का जियोग्राफिकल सिस्टम जो है ना, जो हम जीपीएस सिस्टम लगाते हैं, वो नक्षत्र ही, कहां जाना है वो तो नक्षत्र ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वो हिलने वाला नहीं। ये हमेशा सदैव अपने स्थान पर ही रहते हैं। और जो ग्रह होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली, मूवमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी उनकी गति है, वो नक्षत्र में आके वास करते हैं। तो नक्षत्र संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, हिलने वाला नहीं हो गया। और आकाश में एक से ज्यादा समूह हो सकते हैं। तो ऐसे 27 समूह को हम 27 नक्षत्र को, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, मेजरमेंट के लिए भी और कैलकुलेशंस के लिए भी, क्योंकि प्लैनेट से ज्यादा नक्षत्र की वैल्यू स्ट्रॉन्गर फील्ड में मानी जाती है। अब हम अगर पृथ्वी की बात करें, जैसे मैंने जयपुर का एग्जांपल दिया कि मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो इसी प्रकार से प्लैनेट की जो गति है ये भी इनके ऊपर निर्धारित हुई। माने एक सिस्टम बैंक बना हुआ है, अपने रोटेशन पे चल रहा है। जैसे हाईवे कह लो, नेशनल हाईवे बना हुआ है,
नेशनल हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, तो जो उसकी मेजरमेंट की हुई है, अगर हम सोलर सिस्टम का एक डायग्राम देखें तो वो नक्षत्र की आकृतियों से निकल के ही हमें जाना पड़ेगा। 27 नक्षत्रों में आकाश को या आकाश मंडल को डिवाइड किया गया। वैसे 28 नक्षत्र माने जाते हैं, 27 नक्षत्र कैलकुलेशन के काम आते हैं, और एक नक्षत्र जो होता है वो अभिजीत नक्षत्र होता है, जो मुहूर्त के काम आता है। क्योंकि इनके जो रूलर होते हैं वो ब्रह्मदेव होते हैं, तो कहते हैं जो अभिजीत नक्षत्र है वहां पर कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभिजीत नक्षत्र के समय में आप कोई भी मुहूर्त, कोई भी काम कर सकते हो। बाद में करेंगे, है ना, कब कौन से मुहूर्त अच्छे होते हैं ये भी करेंगे हम। और प्रत्येक भाग जो भी समूह बनता है, यानी कि एक ज़ोडिएक बेल्ट जो हमारा राशि चक्र है वो गोलाकार है, गोलाकार भी नहीं है, अंडाकार है, बेसिकली थोड़ा सा झुका हुआ है। तो उस अंडाकार को अगर हम 27 पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि 360 डिग्री को अगर हम 27 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 13 डिग्री 20 मिनट का एक एलोकेशन आ जाएगा, यानी कि एक पार्ट आ जाएगा। तो एक नक्षत्र का जो मेजरमेंट कह लो या उसका जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। और 13 डिग्री 20 मिनट के आगे भी हर नक्षत्र 4 चरणों में होता है, माने A, B, C और D। तो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और हर नक्षत्र का जो टोटल वैल्यू होता है, जो उसका मेजरमेंट होता है, वो 13 डिग्री 20 मिनट का। अब यहां पर आप देखो, हमें पता है कि हमारा जो एक राशि है वो 30 डिग्री का है ना। अगर हम 30 डिग्री को 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करें तो एक पूरा आ जाएगा, फिर उसके बाद 2640 दूसरा पूरा आ जाएगा, और फिर कुछ पार्ट बच जाएगा। तो यानी कि 2.25 नक्षत्र एक राशि के अंदर आता है ना, समझने के लिए 2.25 नक्षत्र माने एक पूरा आ गया, एक पूरा आ गया। अब जो पार्ट रह गया था उसका बचा हुआ पार्ट अगली राशि में चला जाएगा। तो आमतौर पे जो बीच में नक्षत्र आता है ना वो पूरा होता है, जो आगे और पीछे वाला होता है वो हो सकता है कम हो या ज्यादा हो, तो दूसरी राशियों का इंपैक्ट भी उनके ऊपर आ जाएगा। अब देखो चरण कितने हो गए हमारे, एक अगर हम नक्षत्र की बात करें तो 4 है ना, और अगर हम एक राशि की बात करें तो 9 चरण बन गए, माने 9 पद बन गए। और नक्षत्र का जो मेजरमेंट होगा वो कितना हो गया, 13 डिग्री 20 मिनट्स का, और राशि का कितना हो गया, 360 डिग्री। ये पढ़ा हुआ है आपने ना, राशि मतलब तो हमारा टोटल 360 डिग्री। एक राशि को डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री को फिर डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट, और 13 डिग्री 20 मिनट में भी 4 चरण। तो छोटा होता जा रहा है ना, छोटा। इसका मतलब प्रिडिक्शन कैलकुलेट होकर छोटी होती जा रही है, छोटी होने का मतलब एक्यूरेट होती जा रही है। इसलिए चरणों का भी प्रभाव पड़ता है। सपोज किसी का एक नक्षत्र है जिसका बर्थ हुआ, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में मूव करेगा वहीं पर उसको नाम राशि मिलेगी, वहीं से उसको दशा मिलेगी। लेकिन अब यह भी तो हो सकता है कि वो नक्षत्र के कौन से चरण में मूव कर रहा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो अब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी। हो सकता है एक लास्ट पे खत्म हो रहा हो सकता है एक बिल्कुल स्टार्टिंग वाले से एंड, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। तो इसलिए कई बार हमें क्या लगता है, राशि तो कॉमन है लेकिन दो बंदे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि चरणों में बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटीज बन जाएगी, बहुत बड़ी गेम बन जाएगी। तो 360 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट चरण आपको समझ में आ गए। अब ये जितना भी गेम चलता है ना, ये सारे के सारे गेम चंद्रमा और सूर्य के दायरे में ही चलते हैं। बाकी जो प्लेनेट है वो भी मूवमेंट कर रहे हैं। तो नक्षत्रों की दूरी को अगर हम समझें तो हमारे आकाश मंडल की दूरी को नक्षत्रों से जब हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? तो पहला नक्षत्र की वैल्यू क्या है, 13 डिग्री 20 मिनट। तो जब भी मून माने चंद्रमा सूर्य से 13 डिग्री 20 मिनट पे आ जाएगा तो इसका मतलब एक नक्षत्र कंप्लीट हो गया। बात समझे कि जब भी चंद्रमा सूर्य से, भाई चंद्रमा सूर्य ऐसे करके जा रहा है तो 13 डिग्री 20 मिनट चला गया तो एक नक्षत्र पूरा हो गया। जैसे हम यहां से जयपुर गए, मिड में पहुंचे, निवराना पहुंचे तो पता लग गया 150 किलोमीटर पूरा हो गया, सेम थिंग। तो वो एक मेजरमेंट होगी कि एक नक्षत्र पूरा हो गया, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट पूरा हो गया। 27 नक्षत्र और 28वां जो मैंने बताया अभिजीत, जिसका ब्रह्मा जी स्वामी है। बट कैलकुलेट करते समय हम 28वें नक्षत्र को कभी भी नहीं लेंगे, सिर्फ 27 की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में 27 नक्षत्रों का प्रावधान हमारे को दिया हुआ। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जब भी हम कभी माला जपते हैं तो 108 जपते हैं ना, आहुतियां देते हैं 108 करते हैं, बार बार 108 का ही चक्कर चलता है। और 108 को टोटल करें तो न्यूमरोलॉजी में 9 भी बनता है। 9 माने अंतिम इकाई भी बोलते हैं उसको है। तो 27 नक्षत्र और 4 चरण अगर मल्टीप्लाई करोगे
एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 108 ही बने। तो इसलिए कहते हैं कि वो सारे नक्षत्रास कवर करके आगे, सारे चरणों को कवर करके आगे, माने पूरा घूम के आगे। ये रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रमा 27 नक्षत्रों को पूरा घूमते हुए दोबारा से वहीं पर पहुंच जाता है जहां से चालू है। चंद्रमा ही वास करता है हर नक्षत्र। क्यों करता है भी बताएंगे आप। ये क्लियर हो गया आपको? मैंने 27 नक्षत्रास और चंद्रमा एक एक दिन सब में जा रहा है, अप्रोक्सीमेट वन डे 27 पॉइंट समथिंग लगता है, 27 दिन मान के चलो। 27 दिन में पूरा का पूरा चक्कर काट के वापस आ जाता है। और 27 दिन में जब चक्कर काट रहा है तो एक नक्षत्र में कितने चरण है? 4। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, तो ऐसे करते करते वो 108, आपने जो माला जपी 108 जो होती है अभी, वो बेसिकली होता है कि अब आपने पूरा का पूरा एक भ्रमण कर लिया, एक चक्र लगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे जो नक्षत्र होते हैं 27, इनको याद करने के लिए तो याद करना चाहिए, याद कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये 1 से लेके 27 नक्षत्र की टेबल दी हुई है, जो एक इंडेक्स है इनका। पहले हो गया अश्वनी, फिर हो गया भरणी, फिर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 9 हो गए। फिर एक सेकंड टेबल बनाई हमने 10 नंबर से, मघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तीसरी जो हमने जो कॉलम बनाया, मूला, मूला भी बोलते हैं इसको, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठ या धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवत। ये 27 नक्षत्र हैं जो इसी प्रकार के ऑर्डर में रहने वाले हैं। अब इनके आगे नक्षत्र के स्वामी लिखे हुए, यानी कि अश्विनी, मघा और मूल, इन तीनों नक्षत्रों को जो रूल करता है, उनका जो स्वामी बनता है वो केतु बनता है। अब कैसे आएगा? पहले अश्विनी आएगा, फिर भरणी आएगा, फिर कृतिका आएगा, फिर रोहिणी आएगा, फिर मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर श्लेषा, फिर दोबारा से जब मघा आएगा तो इसका मतलब वो फिर केतु का पीरियड है ना। हमारी दशा में होता ना, सब लॉर्ड भी आता था, भुक्ति भी आती थी, वो इसी गेम से चल रही है। बेसिकली जो कैलकुलेशन और मेजरमेंट है वो नक्षत्र से चल रहा है सारा। दिखाऊंगा टेबल आपको, कि टेबल जो आपको कोऑर्डिनेट बनाने वाली टेबल दिया था, उसके अंदर आप देखोगे तो सब चीज मेंशन है कि कैसे कैसे वो रूलर प्लेनेट मूव कर रहा है। तो केतु हो गया, शुक्र हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ये जैसे ही हमारा पूरा का पूरा टाइम पीरियड कवर होता है तो 27 नक्षत्र वहां पर पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि राशि और नक्षत्र, और प्लेनेट उसके आगे घूम रहा है। तो प्लेनेट जब भी आता है किसी राशि में आता है, राशि के बैकएंड में नक्षत्र है, तो राशि और नक्षत्र, फिर नक्षत्र का चरण। तो कैलकुलेशन क्या बन गया? चरण, नक्षत्र, राशि और प्लेनेट। अगर खाली प्लेनेट की बात करें लाल किताब में, सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, बोलना शुरू करो, निशानियां, प्रेडिक्शन मैच करेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से चरण में। तो हमने वहां पर क्या ले लिया था प्रेडिक्टिव में? उनके लॉर्ड ले लिए। हम बेसिकली यही कैलकुलेशन कर रहे थे सारी की सारी, हमने वहां पर उसके लॉर्ड ले लिए, और यहां पर हम लोग उसको पूरा माइथोलॉजिकल और जो हमारे शास्त्र में मेथड दिया वो उसके अकॉर्डिंगली इनके नाम को लेके चल रहे हैं। एक डायग्राम भी बना हुआ है ज्योग्राफिकल, नॉर्मल एक स्लाइड है जो नेट से मिल जाती है दिखाने के लिए कि इस तरीके की आकृतियां राशियों की बनी होती है, और इसके पीछे जो होती हैं वो जो हमारे नक्षत्राज होती है उनकी आकृतियां बनी होती है। अब 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, एक एक नक्षत्र को लेके चलते हैं कि क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अश्विनी नक्षत्र की। ये हमारा फर्स्ट नक्षत्र हो गया, माने पहला नक्षत्र हमारे ज़ोडिएक बेल्ट राशि चक्र का, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर उसको अश्विनी नक्षत्र बोला जाता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? स्टार्टर है ना, शो स्टॉपर। तो अच्छा नक्षत्र है, बहुत तेज नक्षत्र है। इसके जो देवता बनते हैं वो अश्विनी कुमार बनते हैं, है ना। ये कुछ नोट्स आप रिकॉर्डिंग से देख देख के अपने आप बना लेना, मैं आपको पूरी स्टोरीज बताता जाऊंगा, और जो स्लाइड्स वाला है वो आपको मैं दे भी दूंगा। अश्विनी कुमार इनके जो बनते हैं वो देवता बनते हैं, माने इनके जो रूलर होते हैं। अश्विनी कुमार को जो बेस्ट क्वालिटी दिया हुआ है ना, कि अश्विनी नक्षत्र का बेस्ट क्वालिटी क्या है, तो अगर एक वर्ड में बोले तो अश्विनी कुमार इज ए हीलर, यानी कि डॉक्टर, यानी कि चिकित्सक। ये क्यों बोला है? क्योंकि कुछ माइथोलॉजी स्टोरीज टाइप की है कि इन्होंने हील किया, कुछ बताऊंगा अभी आपको, इन्होंने कुछ हील किया। तो जिनका भी जन्म नक्षत्र अश्विनी, कैसे पता लगेगा? चंद्रमा से। चंद्रमा भी जिस नक्षत्र में होगा वो आपका नक्षत्र है। तो जो भी अश्विनी नक्षत्र में है ना, ये एक तरीके से ऑलरेडी हीलर, ऑलरेडी चिकित्सक है।
मतलब इनके अंदर एक पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी जो उस अश्विनी कुमार के एट्रीब्यूट के साथ मैच करती हो। देवताओं के चिकित्सक है। और शरद पूर्णिमा जो हम जानते हैं, हम बार बार बात करते हैं ना, शरद पूर्णिमा में अच्छा होता है चंद्रमा। तो शरद पूर्णिमा का चंद्र इसी नक्षत्र में होता है। हमारे तिथि, वार, त्योहार, जितनी भी चीजें बनती है ना, दिन रात, सूर्य धूप, ये एस्ट्रोनॉमी है। और उस एस्ट्रोनॉमी के अंदर इन नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है, राशियों का रोल होता है, प्लैनेट का रोल, इनके कॉम्बिनेशन से बनती है। इनकी जो आकृति बनती है वो घोड़े के समान बनती है, क्योंकि अश्वनी का नाम से अश्व नजर आ रहा है ना, घोड़े, यानी कि घोड़े के नाम से जोड़ा होता है घोड़े का, तो घोड़े के नाम से इनकी आकृति बनती है। और 3 तारों का एक समूह बनता है जिनको हम अश्व नक्षत्र कहते हैं। और अच्छे से अच्छे टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, आराम से नक्षत्रास को देखा जा सकता है, तारों के समूह को देखा जा सकता है। अब अश्विन नक्षत्र की जो बेसिकली माइथोलॉजी स्टोरी बनती है ना, देखो वो है क्या। सूर्य जो है वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक के स्वामी है। जो उनका प्रकाश और तेज है ना, वो बड़ा जबरदस्त। और विश्वकर्मा जो है वो देवताओं के इंजीनियर है। माने उन्होंने जितना भी चीजें, शिल्पकार हैं, वास्तुकार हैं, सब चीजें, इंद्रलोक क्या, यमलोक क्या, सब उन्होंने बनाया ना, पार्ट ऑफ वास्तु। उनकी जो पुत्री थी, जिसको संज्ञा बोला जाता है, लेकिन कुछ एपिसोड में संध्या भी दिखाया हुआ है, तो संज्ञा एंड संध्या दोनों, उनका विवाह सूर्य देव के साथ हुआ। बड़ी खुश हुई। और विश्वकर्मा प्रकाश का एक, विश्वकर्मा प्रकाश बोलो, विश्वकर्मा जी का डीएनए भी हो गया ना, क्योंकि वो शिल्पकार भी है और सूर्य भी अपने आप में बहुत तेजवान। तो संज्ञा बहुत खुश है उनके साथ, बड़ी हैप्पी फील करती है। बट वो कहती कि जब भी मैं उनके सामने जाती हूं ना, मैं आज तक उनका चेहरा नहीं देख पाई, मुझे आंखें बंद करनी पड़ जाती, क्योंकि उनका तेज इतना ज्यादा है कि उनके तेज के सामने कोई रह नहीं सकता। और मैं अपने पति को ना देखूं, ऐसा हो नहीं सकता, वो भी तेज है ना, पीछे डीएनए बड़ा सॉलिड है उसका, तो क्या करे। तो वो क्या कहती है, अपनी तपस्या से अपनी जो परछाई होती है, और हमारी सबकी शेडोज होती हैं, अपनी परछाई से एक स्त्री का निर्माण करती है, यानी कि मेरी परछाई, जिसको छाया का नाम दे, क्योंकि वो कर सकती है, उसके पास विश्वकर्मा जी की पावर्स भी है ना। तो उसने छाया को जन्म दिया और सूर्य देव जी के पास छोड़ दिया, बिल्कुल पत्नी बना के, कि तुम यहां रहो, मैं तपस्या करके इतना तेज लेके आऊंगी कि कम से कम पति को देख तो पाऊं कि मेरा पति दिखता कैसे है, कि मैं जब भी उसके पास जाता हूं मेरे आंखें बंद करनी पड़ती, क्योंकि उनका तेज बहुत ज्यादा। अब वो छाया जो होती है वो रहने लगती है। तो ये जंगलों में जाके भगवान शंकर जी की और ब्रह्मा जी की तपस्या करना स्टार्ट कर देती है। तो बीच में कि मेरा घर गृहस्थी ठीक है नहीं, मेरे बच्चे जो हैं, बच्चे भी थे इनके, यम और यमुना, जो बाद में यमुना बने, यमी बोलते हैं उसको, तो वो ठीक है या नहीं, उनको देख ले जाके एक बार। तो देखते हैं तो हैरान हो जाती है कि छाया तो बिल्कुल पत्नी की तरीके से रह रही है और सूर्य देव को भी आभास नहीं होता। लेकिन जैसे ही संज्ञा आती है वहां पे, तो सूर्य देव को भनक हो जाती है कि कोई वाइब्रेशन हुई है, ये कौन सी वाइब्रेशन हुई, कुछ अलग से मेरे को इंट्यूट हुआ। सूर्य भी बहुत बड़ा हीलर है, बहुत बड़ा हीलर। तो सूर्य देव जाते हैं तो देखते हैं कि कोई भागता हुआ जा रहा होता है, और संज्ञा क्या करती है, घोड़ी का रूप लेके भागने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको तपस्या पूरी करनी है। और सूर्य देव अपनी शक्तियों से ये चीजें पहचान लेते हैं, तो क्या करते हैं, घोड़े का रूप ले लेते हैं, ताकि मैं इसके साथ जा सकूं, इसके पीछे भाग सकूं, वरना वो देख लेगी। तो जंगलों में जाते जाते उसके बाद धीरे धीरे वो घोड़ा और ये घोड़ी और इनके बीच में आपस में प्रेम होता है, और उसके बाद 2 पुत्र पैदा होते हैं, जिसको अश्विनी कुमार बोला गया, यानी कि अश्विनी नक्षत्र बोला गया। तो बेसिकली वो इनके तेज और इनके प्रकाश से उत्पन्न हुए दोनों के। तो ये संज्ञा की स्टोरी है कि अश्विनी कुमार कहां से है, और अश्विनी कुमार को हीलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सूर्य के एक तरीके से पुत्र हो गए। तो इन कुमारों को इतना वैल्यू दे दिया भाई, अब नक्षत्र की बेल्ट जो स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग कहां से होगी, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगी। तो सूर्य के भी इसके अंदर थोड़ी पावर्स आ गई, विश्वकर्मा जी की भी पावर आ गई, तो इनको वैल्यू मिल गया। अश्विनी के नाम से, घोड़े के नाम से क्या हो गया, ज्यादा तेज चलने वाले, है ना, अश्व है। तो जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में बर्थ हुआ है ना, तेज, इंस्टेंट, जल्दबाज, घोड़े की तरह भागना, है ना, इमीडिएट रिएक्ट करना, वो सारी स्टोरीज अब उसी से मैच कर लो आप। बट हीलर भी है, दिमाग के भी तेज है। और भी कुछ हमारी स्टोरीज मिलती हैं। महाभारत काल में
नकुल और सहदेव का जब जन्म हुआ, यानी कि जब इच्छा प्राप्ति वरदान के थ्रू कि बच्चे पैदा करने हैं, तो अश्विनी कुमारों का ही आह्वान किया गया और उनके नक्षत्र में ही इनका बर्थ हुआ। तो सहदेव और नकुल के पास भी बहुत अच्छी पावर थी। सहदेव की पावर तो मैंने आपको वास्तु वाले में बताया था कि वो बहुत अच्छा नक्षत्रों का ज्ञाता था, बहुत अच्छा नक्षत्रों का ज्ञाता था। विश्वकर्मा प्रकाश, बार बार प्रकाश बोल रहा हूं, विश्वकर्मा जी की जो पुत्री थी संज्ञा, तो वो भी मेष राशि के अंदर स्थित है, यानी कि वहीं पर एलोकेटेड है। और विश्वकर्मा के जो पुत्र हैं वृत, वो भी वहीं पर एलोकेटेड है। तो दोनों उसके अंदर एलोकेटेड है, मेष राशि के अंदर, एक ही राशि के अंदर आ गए। तो उनके पास भौगोलिक, साहित्यिक, शिल्पकार, वास्तुकार, ऐसी ऑटोमेटिकली पावर आ गई। तो कहते हैं अश्विनी कुमार जी के पास ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिसका बर्थ इसके अंदर होता है उसको खोजने की, वास्तु की, शिल्प की, हीलिंग की ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है, बिल्कुल मैच करेगा ये। लेकिन अब दो पावर है ना, दो पावर का मतलब क्या हो गया कि एक तो वृत्त वाला हो गया और एक संज्ञा वाला हो गया। वृत्त जो है वो राक्षसों में माने जाते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा जल्दबाजी या ज्यादा गड़बड़ करने वाली स्थितियां भी अश्विनी नक्षत्र में पाई जाती हैं। डिपेंड क्या करेगा कि वो नक्षत्र के ऊपर प्लैनेट का प्रभाव क्या आ रहा है, नक्षत्र के ऊपर, हमारी कुंडली के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो आपने पढ़े थे योग के अंदर भी। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, इसको कीवर्ड्स में अगर देखें तो कार्य कुशल में दक्ष होता है अगर शुभ ग्रह से युक्त होगा, और अगर पाप ग्रह से युक्त होगा तो उसमें असुरी एटीट्यूड आ जाएगा। असुरी एटीट्यूड का मतलब हो गया कि अपनी चीजें खुद खराब करने वाला, है ना। एनर्जी है लेकिन वो एनर्जी अच्छी जगह नहीं लग रही। तो बाद में गंडमूल भी बताएंगे आपको, तो गंडमूल भी कहीं ना कहीं नक्षत्रों में आता है। तो जो बच्चा गंडमूल में पैदा होता है बहुत जिद्दी होता है, इंटेलिजेंट होता है लेकिन जिद्दी होता है। तो कहते हैं जैसे ही उसका बर्थ होता है उसकी मूलों की शांति करानी पड़ती है। वो बाद में करेंगे जब नक्षत्र के टॉपिक को पूरा कर लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये दुनिया से दूर रह के और सुंदर रूप से कार्य करने में बिलीव करते हैं, माने पता नहीं लगे। तो कई बार क्या होता है चोरी छुपे भी कर लेते हैं, माने किसी को पता न लगे। दोनों एंगल आ गए, मैंने प्लस और माइनस दोनों बताए कि चुपचाप भी कार्य कर लेते हैं और चोरी छुपे भी कर लेते हैं। वो इनके पास पावर होती है। मैजिशियन, एक मैजिशियन टाइप जैसे काम होता है, नेचर वाइज मैजिशियन होते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तेज होते हैं, और डिवाइन के साथ भी इनका संबंध अच्छा रहता है। वॉइस इनकी थोड़ी नेजल टाइप होती है और कंठ थोड़ा सा तीव्र और तेज भी कहो, और जिसमें जैसे टेम्पो हाई होता है ना, टेम्पो जैसे बास हाई होता है आवाज के अंदर, तो कंठ में बास थोड़ा सा हाई होता है। गति वाला, वैरागी स्वभाव, और ज्यादातर ये सुखी नहीं रहते। क्यों? जब इतनी अच्छी क्वालिटीज हैं, दक्ष हैं, कार्यकुशल हैं, तो काम धंधा तो अच्छा है पर घोड़ा है ना, बात करें। डोमिनेटिंग स्वभाव, जो भी अश्विनी नक्षत्र में होगा डोमिनेटिंग स्वभाव होगा। लेकिन डोमिनेटिंग स्वभाव होने के बाद भी ट्रस्टेड, और अपने ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं और दूसरे भी इनका कहना मानते हैं। दे कैन वर्क वेरी स्किलफुल विद लेबर, और अपने वर्कर और अपने एम्प्लॉय के साथ बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लिक्विड आइटम सेल करना, लिक्विड आइटम्स की परचेजिंग करना, काम धंधा करना, इससे इनको लाभ मिलता है। शॉर्ट टेम्पर्ड, इनको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो इनके जीवन में प्रॉब्लम लेके आ जाता है, दिक्कत क्रिएट कर सकता है। मूलों की शांति में भी हम यही चीजें करते हैं। इस नक्षत्र की जो खासतौर पर फीमेल्स होती हैं, इनको चाइल्ड बर्थ के समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक शास्त्र का एक फॉर्मूला है कि थोड़ी उनको दिक्कत आती है। सी केस तो होता ही है, सिजेरियन तो होता ही है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी भी है तो थोड़ा सा ज्यादा पेन वाला होता है। अगर अशुभ प्रभाव होगा तो कुटिल स्वभाव बन जाएगा, और वही वाली थ्योरी की दूर रह के काम करेंगे लेकिन अब पाप वाले काम करेंगे। एक होता है कि चुपचाप काम कर रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, आइडियाज फुलफिल कर रहे हैं। एक हो गया कि अब कुटिल स्वभाव से कि अलग काम करने की कोशिश। देवताओं के क्योंकि वैद्य हैं तो चिकित्सक वाले काम भी इनको सूट करते हैं, हीलर के काम भी सूट करते हैं, रेकी, ज्योतिष, ये वाले पार्ट भी इनको सूट करते हैं, इसमें अच्छे होते हैं क्योंकि सूर्य का भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। महिलाएं सुंदर होती हैं, धनवती होती हैं, और अट्रैक्शन बना के रखती है अपने फैमिलीज के साथ, मतलब बना के रखती हैं, और बोलने की उनमें अच्छी कला होती है, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड वो भी होती है, थोड़ा सा तीखा बोलना उनका स्वभाव बन जाता है। और गृह कार्य में कुशल, सौभाग्यशाली होती हैं। स्त्री और पुरुष, इनमें दिक्कत क्या है, इनको थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना, फीवर कह सकते हैं, गर्म रहता है, गर्म।
तो कील मुहां से भी निकल सकते हैं, थोड़ा गर्म रहता है, हमेशा टेम्पर थोड़ा सा गर्म रहेगा, टेम्परेचर गर्म रहेगा। फीवर, फीवर के टाइप्स जितने भी हो गए, स्वेटिंग, पसीना ज्यादा आना, शरीर में कंपन हो जाना, इन सब चीजों का इनमें प्रॉब्लम इंडिकेट हो सकता है। मशीनरी, टेक्निकल, टेलीकम्युनिकेशन, चिकित्सा, हीलिंग, औषधि, इंजीनियर में भी देख लो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये इनको सूट करती हैं, इनको काम करवाए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैंने आपको डिटेल और कहानी दोनों बता दी। अब आते हैं भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो होता है हमारा दूसरा नक्षत्र माना जाता है, माने हमारे ज़ोडिएक बेल्ट सिस्टम का सेकंड नक्षत्र जो है वो हमारा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के अगर नाम को ही देखो ना, तो नाम में क्या था, भरण पोषण करना, भरण पोषण करना। इसके पीछे भी बहुत सीक्रेटिव थ्योरी है भरणी नक्षत्र की। अगर भरणी नक्षत्र को देखो तो जिसका आकार जो होता है वो फीमेल्स हैं, उनका वेजिनाइल यानी कि योनि जैसा होता है, उस प्रकार का इसका आकृति बनता है। अब इसको जो रूल करते हैं वो यमदेव रूल करते हैं, यानी कि यमराज। अब कनेक्शन देखो, इधर योनि और इधर यमराज, तो का कनेक्शन क्या होगा भाई? ऐसे नक्षत्र जो आए उनका क्या लॉजिक हो गया? तो मृत्यु लोक से परलोक में जाना, मृत्यु लोक से कोई परलोक में जा रहा है तो यमराज लेके आएगा, और ऊपर से अगर किसी बच्चे का बर्थ होना है तो उसका रास्ता भी ईश्वर ने औरत को दिया है, यानी कि बच्चे का जन्म वहीं पर होगा। कैसे होगा, सब प्रोसेस आपको पता है, मैंने कनेक्शन बना दिया है। उसका आकृति किस तरफ का डाला हुआ है, तो उस आकृति को और यम को दोनों को भरणी नक्षत्र के अंदर केंद्रित किया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब उसके बाद दो टाइप की चीजें आ गई, तो अब उसका जो नेचर बन गया और जो उसका स्वभाव बन गया वो थोड़ा सा रसिक मिजाज वाला भी बन गया। भरणी नक्षत्र ये कहता है कि सांसारिक सुखों को जीने वाला, गर्भ को प्रतीक करता है, माने जैसे प्रेग्नेंट होते हैं गर्भ को प्रतीक करता है। यह ये दर्शाता है कि जो ये स्टार के साथ जो एनर्जी है वो चीजों को छुपा कर ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण कैसे किया जा सकता है? तो बच्चे को बर्थ करना भी छुपा के ग्रहण किया जा सकता है। अंदर क्या भगवान ने सिस्टम बनाया पेट में पता नहीं, 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होती है, यानी कि उसको खाना भी मिल रहा है, फूड भी मिल रही है। तो भरण पोषण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइल्ड बर्थ हो गया। फिर उसके बाद भरण पोषण क्या हो गया कि सैलरी के बेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सैलरी लेता हूं और अपना भरण पोषण करता हूं, अपनी फैमिली का भरण पोषण करता हूं, वो बात भी इसके अंदर केंद्रित हो जाएगी। मृत्यु के देवता जो यमराज हैं वो इसको रूल करते हैं, और ऐसे व्यक्ति और ऐसे समाज या ऐसे लोगों को इंगित करते हैं जो भौतिक संसार में उलझा हुआ है। यानी कि ये जो लोग हैं जिनका बर्थ भरणी नक्षत्र में, वो भौतिक संसार में उलझे हुए हैं। भरण पोषण करना, सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब चीजें इनके अंदर बहुत पाई जाती है। भरणी नक्षत्र में व्यक्ति ज्यादातर स्वस्थ होते हैं, ज्यादातर रोगी नहीं होते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। पराक्रम, परिश्रम में एक्टिव, यानी कि कोई काम करना है तो बड़ा एक्टिवली सपोर्ट करेंगे। धनवान होकर भी सारे सुख और चीजों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। नेचर इज कंसिडर्ड टू बी रेस्टलेस एंड अनस्टेबल, सब कुछ है, हीरे जवाहरात भी है, मेकअप भी कर लिया, बट रेस्टलेस, अनस्टेबल, माने टेंशन है थोड़ी सी। हंसमुख होते हैं, मनोरंजन प्रिय होते हैं, बात बात पर हंसना इनकी विशेषता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, खेल कूद में अच्छा रहता है, लेकिन व्यर्थ के विवाद में पड़ना और अपमान का भय इस नक्षत्र वालों को झेलना पड़ता है, जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। जल के पास जितने भी हमारे जल के स्रोत होते हैं, इनके आसपास इनको पसंद नहीं आता रहना, दिक्कत होती है। और भरणी नक्षत्र के चरण वाइज अगर देखें तो ऐसे लोगों को नहाने में भी दिक्कत होती है। इनको नहाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, एक होता है ना सो फटाफट नहाना है, तो इनको थोड़ा नहाना अच्छा नहीं लगता है, ड्राई क्लीन कर लेते हैं अपने आप को, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ठंडे में ड्राई क्लीन कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब भरणी नक्षत्र को देखो, क्योंकि यम इनको रूल करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर इनकी स्टोरी बनेगी तो कोई ना कोई यम से ही बनेगी, क्योंकि देवता इनका यम का है। और दूसरा मैंने भौतिक इनका बताया, जो इनकी शेप बनती है। तो एक ऋषि हुए हैं जिनको मार्कंडे ऋषि बोला गया है। मार्कंडे ऋषि भी बड़े अपने आप में पहुंचे हुए ऋषि माने गए हैं। तो मार्कंडे ऋषि के जो पिता थे, उन्होंने तप करके पुत्र की प्राप्ति करी, जिनको मार्कंडे ऋषि बोला गया। लेकिन जैसे ही उनका बच्चा हुआ तो उनको एक भविष्यवाणी किसी एस्ट्रोलॉजर ने कर दी कि इनकी आयु जो है ना वो अल्प आयु, और 16 साल के अंदर ये मर जाएंगे, ये चले जाएंगे,
माइथोलॉजी स्टोरी बड़ी फेमस स्टोरी है। तो मार्कंडेय ऋषि को जब ये पता लगा और उनका भी ऋषियों वाला डीएनए है, स्ट्रांग है, सब कुछ है, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको कैसे कवर कर सकता हूँ। तो उनकी इच्छा जागृत होती है, वो भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास दिव्य चीजें जो मुझे दी हुई हैं मैं उनको यूज करना चाहता हूँ, मैं नई चीजें बनाना चाहता हूँ, मर जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। तो भगवान शंकर उनको बोलते हैं कि ठीक है, तो तुम तपस्या करो, हालांकि विधि का विधान कोई रोक नहीं सकता है, यमराज के पास तुम्हारी डायरी के अंदर बुक्ड है, रोक नहीं सकता, लेकिन इन्होंने पहला गेम चेंजर बनाया और महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है उसकी एक तरीके से स्थापना हो। माने शंकर देव ने, भोलेनाथ जी ने उनको मंत्र दिया महामृत्युंजय का कि इसका जाप करो। कहते लगभग 12 से 16 साल, मतलब बचपन में बड़े होने के बाद इन्होंने जाप किया, और 16 साल बाद जब यमराज इनको लेने के लिए आए तो वीटो पावर कह लो, कुछ कह लो, तो इनके जान बख्श दी, इनको मतलब मृत्यु नहीं मिली, और वहां से महामृत्युंजय एक ऐसा मंत्र बन गया कि कोई अगर डेथ बेड पे है तो इस मंत्र की शक्ति से उसको जीवित तक भी किया जा सकता है, और उसके बहुत सारे प्रयोग डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने भी देखे हैं। तो यानी कि यमराज से भी उसको एक तरीके से वापस ले आए, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये एक स्टोरी बनती है, जो भरणी नक्षत्र के अंदर ही ये सब काम हुए, तो बहुत उस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर इस मंत्र की स्थापना हुई। यम जो है, यमराज, ये वो पहले देवता है, पता है, जिनकी मृत्यु हुई, मतलब पहला देव जिसकी मृत्यु हुई वो यमराज है, इसलिए यमराज को वो डिपार्टमेंट दे दिया कि बाकी तो कोई मरा ही नहीं आज तक, सब अमर है। तो उन्होंने देखा ही नहीं कि मृत्यु लोग कैसा होता, तो कहते यमराज तुम ही संभाल। तो पहले देव थे, ये भी लंबी स्टोरी है पुरानी। तो जब मृत्यु हुई तो यमराज को पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मिल गया। तो यमराज की जो असली माँ है, छाया भी थी उनके साथ जो रही, लेकिन वो थी संज्ञा, जिसको संध्या भी बोलते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि सूर्य भगवान के तेज को वो सहन नहीं कर पाई, तो उसने घोड़ी का रूप लिया, फिर वो घोड़े सूर्य भगवान बढ़ के गया ना, बताया। तो जब वो संज्ञा बाहर तपस्या कर रही थी ना, तब छाया जो थी वो इनके बच्चों का लालन पालन कर रही थी, और छाया के मन में भी लालच आ गया कि मेरा भी पुत्र होना चाहिए। तो शनि देव जी छाया के पुत्र है बेसिकली, तो वो उनके साथ थोड़ा सा सुतेला व्यवहार करने लगे, मतलब उनकी ट्यूनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो भरणी नक्षत्र में जिसका भी बर्थ होता है, उसके बर्थ के समय कोई एक मदर एक्स्ट्रा साथ में होती है, और उसकी मदर शुरू में बच्चे को परेशान करती है, मानती नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी सौतेली होती है, लेकिन कई बार बिहेवियर खराब होता है ना, कई बार बच्चा जबरदस्ती हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा सिम्टम मिलता है। इट्स अ गोल्डन रूल जो मैच करेगा। मतलब भरणी नक्षत्र में पैदा होगा तो आप पूछ सकते हो कि जब बर्थ हुआ था कोई ताई अवेलेबल थी, कोई नौकरानी अवेलेबल थी, कोई पुरानी मेड अवेलेबल थी, मौसी, नानी, दादी जिन्होंने पाला हो। तो माँ कई बार स्टार्टिंग में बच्चे को बच्चा नहीं भी बोलती है। ये भी एक स्टोरी माइथोलॉजी जो छाया से हमारे को भरणी नक्षत्र में मिलती है। घर के कलेश प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि वो वर्ड ही ऐसा है ना, फिर रूलर भी यम ही है, तो इनको पाइल्स की प्रॉब्लम, और थोड़ा सा गुप्तांग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ समस्या का कारण, या गायनिकल इश्यूज बोल सकते हैं, वो रह सकती हैं। चित्रकारिता, मनोरंजन यानी कि पिक्चराइजेशन, फोटोग्राफी, एंटरटेनमेंट, घूमने फिरने का शौकीन, ट्रैवलिंग के काम, फोटोग्राफी, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फोटोग्राफी, धार्मिक क्रियाकलाप भी इनको सूट करते हैं। स्वयं सेल्फिश और विश्वासघाती हो या ना हो, लेकिन इनको बड़ा भय रहता है कि कोई हमारे साथ विश्वासघात ना, मतलब एक फियर रहता है मन के अंदर कि कोई हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर ले। इनकी जो फीमेल होती हैं, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है, ये समाज में अपने जो स्त्रियों का दायरा होता है उसके अंदर डोमिनेंस क्रिएट करके, है ना, अपने आप को मुखिया बनाना, अपने आप को लीडरशिप के अंदर क्रिएट करके रखना। और कहते हैं नेवर बीइंग अफ्रेड, यानी कि इनका स्वभाव ऐसा होता है, डरने डरने वाला नहीं होता। प्रतियोगिता में, कंपटीशन के अंदर आगे लीड करना इनको अच्छा लगता है। सांसारिक वैभव के सुख से वंचित रहती हैं, लेकिन आगे बढ़ने की कला इनके अंदर रहती है। शारीरिक रोग और कष्ट ज्यादातर नहीं भोगती हैं, पर छोटी मोटी प्रॉब्लम जो मैंने बताया, पाइल्स पुल्स वाली और ये सब रहती है। अनुशासन इनको भी प्रिय होता है। अगर इनको देखो तो इनका शरीर सुंदर आकृति का होता है, मुख अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा गोल और छोटा होता है, और दैनिक जीवन के अंदर अधिकांशतः ये सत्य बोलने वाले फीमेल्स होती है। ये भी भरणी नक्षत्र के अंदर इंडिकेट किया हुआ है। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल